हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। अगर आपको सांस फूलने की समस्या है, बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ साथ बलगम आता है, चिपचिपा बलगम आता है, तो हो सकता है ये सीओपीडी है। तो आज मैं बात करूंगा कि सीओपीडी क्या होता है और इसका क्या क्या सिम्टम्स है, ये इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस कारण से ये होता है। बेसिकली सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। सीओपीडी सांस का एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें पेशेंट को बेसिकली सांस फूलने की समस्या आती है, सांस फूलने के साथ साथ खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है, बलगम गाढ़ा और चिपचिपा हो सकता है। कभी कभी पेशेंट बलगम को बाहर नहीं फेंक पाते हैं, ऐसा सिम्टम्स आता है। पेशेंट को वीकनेस फीलिंग आ सकता है, थकावट लगता है। बेसिकली जो भी पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है, तंबाकू का चीज है, इन चीजों से एयरवे जो सांस की नली है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, उसके कारण वहां का सेक्रीशंस बढ़ता है। सेक्रीशंस बढ़ जाता है जो म्यूकस प्रोडक्शन करता है, और म्यूकस प्रोडक्शन के कारण वो एयरवे ब्लॉक होता है और बार बार बलगम आता है। तो सारा सिम्टम्स इसी के कारण आता है। इसका बेसिकली रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किन कारणों से ये अधिक होने का चांसेस है। इसका मेन रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग या टोबैको का किसी भी फॉर्मेट में आप इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू के रूप में, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, ये सारा सीओपीडी का रिस्क फैक्टर होता है। एयर पॉल्यूशन, चाहे व्हीकल के कारण हो, एयर पॉल्यूशन हो, गाड़ियों के कारण हो या किसी फैक्ट्री के कारण हो, फसल को हार्वेस्ट करने के बाद उसमें आग लगा दिया जाता है, तो उसके कारण भी जो पॉल्यूशन बनता है, ये सब सीओपीडी का कारण बन सकता है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में जो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं या माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसका जो केमिकल एक्सपोजर या जो माइनिंग का डस्ट एक्सपोजर होता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को धीरे धीरे इन्फ्लेम करता है और इन्फ्लेमेशन के कारण प्रोग्रेसिव सांस का डिजीज होता है और ये सीओपीडी करवाता है। कुछ पेशेंट्स में, रेयर केसेस में, जेनेटिक हिस्ट्री भी होता है, जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम एक होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है, इसके कारण सीओपीडी प्रोग्रेस करता है। तो बेसिकली सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयरवे का डायमीटर धीरे धीरे, अगर सांस की नली का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कम हो जाता है, उसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन के कारण अधिक म्यूकस का प्रोडक्शन अधिक होने लगता है। उस म्यूकस के प्रोडक्शन के कारण बलगम आ सकता है। बलगम अगर थिक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो पेशेंट को सांस में तकलीफ होती है और अपने खखार को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो चिपचिपा और गाढ़ा होता है। तो इस तरह का ये सिम्टम्स होता है, और इस तरह के मरीज को चेस्ट फिजिशियन से जरूर दिखाना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद इसमें पेशेंट्स को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, पीएफटी कराते हैं। पीएफटी कराने के बाद इसमें हम ये भी देखते हैं कि ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी हो रही है कि नहीं। बीडीआर एक टेस्ट होता है, पीएफटी के दौरान ही करते हैं। तो सीओपीडी के पेशेंट में ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी नहीं आता है, और अस्थमा के केसेस में ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी पॉजिटिव आता है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो उसके साथ एंटीबायोटिक देते हैं, साथ में ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी इनहेलेशन के रूप में देते हैं। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जिसमें कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कराइनिक ड्रग, जिसको कि लाबा और लामा बोलते हैं, इसको इनहेलर के फॉर्म में देते हैं। एक्यूट जिस टाइम में इन्फ्लामेशन चल रहा है, उस टाइम में अगर इन्फ्लामेशन अधिक है तो कभी कभी स्टेरॉइड भी पेशेंट को इनहेल्ड फॉर्मेट में देना पड़ता है। तो इसलिए पेशेंट को लापरवाही नहीं करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अपने जो बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, टोबैको यूज का हिस्ट्री है, उसको प्रोहिबिट करना है। पॉल्यूशन से बचने का कोशिश करना है, अपने एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा रखिए और पॉल्यूशन से बचने